नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। विषय है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सीनियर टीचर, यहाँ पर सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित। साथियों, आपको ध्यान है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित जीके वाले पेपर के लिए हमने एक वीडियो पहले पब्लिश कर दिया है कि जीके वाले पेपर का सिलेबस किस प्रकार से है, उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जीके वाले पेपर से संबंधित जो एक सामान्य रणनीति है, जो कि आपके न्यूनतम न्यूनतम 50 से 70 प्रतिशत नंबर आपको दिलवाने में कारगर रहेगी, वो रणनीति हमने आपके साथ शेयर की। उस वीडियो को आपने देखा, आपके अच्छे रेस्पॉन्स के बाद हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस विषय का जो सब सिलेबस है यहाँ पर, वो उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। साइंस विषय की एक सटीक रणनीति जो कि आपको एक सफलता तक ले जाए, सफलता तक आपका एक कीर्तिमान, एक इतिहास बना दे, ऐसी रणनीति के साथ हम सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो कि आपको माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो ये सीनियर टीचर का जो पेपर आयोजित होगा साथियों, उसके लिए एक सटीक रणनीति हम आपके साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले हम समझते हैं एक बेसिक चार्ट कि किस प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर पैटर्न होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई फालतू की बात नहीं करूंगा साथियों, मेरे मन का कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, जो कि ऑथेंटिक बात होगी, जो कि आपको यहाँ पर आरपीएससी ने मेंशन किया है या फिर जो पेपर ट्रेंड रहा है उसी के आधार पर मैं बात करता हूँ। फालतू में आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर का आपका है, बात करें तो यहाँ पर 300 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको पहले बता दिया वो 200 नंबर का होगा, तो उस पर आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब ये अपन सेकंड पेपर पर बात कर रहे हैं, ये 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 150 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर 1/3 के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये तो थी सामान्य बात। अब बात किया है, सबसे जो मेन जो मुद्दा है वो है साथियों, यहाँ पर इन्होंने पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया है। सॉरी, सिलेबस को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला इन्होंने दिया है 12th स्टैंडर्ड यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और दूसरा इन्होंने दिया है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड यानी कि बीएससी लेवल का। तो साथियों, जो ग्रेजुएशन जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर इन्होंने 2 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया है। अब पहले होता क्या था, इससे पहले क्या होता था साथियों, इन्होंने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और जो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर होता था उसमें इनके नंबर भी फिक्स, जैसे 55 प्रश्न थे, कुछ भी, ये एक अनुमानित बता रहा हूँ मैं, जो भी था इनका एक नंबर था कि 55% इसमें से आएगा, और बाकी जो 45% बचा वो कहीं ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में से आएगा। लेकिन साथियों, पिछली बार 2022 की जो भर्ती थी उसमें इन्होंने पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, यानी कि 2022 की भर्ती में इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सीनियर सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है यानी कि 12th जो स्टैंडर्ड है उसमें से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। ग्रेजुएशन में से ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कहा जाए तो बीएससी लेवल का और यहाँ पर 12th लेवल का दोनों ही पोर्शन अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। तो आपको दोनों बिंदुओं पर ही ध्यान रख के अपनी पढ़ाई को उसी प्रकार से गति देनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई की धार उसी प्रकार रखनी पड़ेगी। तो यह आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपके 3 प्रकार से आपकी नंबरिंग होगी। पहला जो नंबर है वो है नॉलेज ऑफ, पहला जो है उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, जो कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर होगा। दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन से रिलेटेड मैटर होगा, वो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। तीसरा आपके टीचिंग मेथड रहेगा। बात की जाए साथियों, टीचिंग मेथड और ऊपर के दोनों पोर्शन को लेके अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, अभी वर्तमान समय में 1565 पोस्टें थी 2022 में, जिनमें से साथियों अगर देखा जाए नॉन टीएसपी में जो बच्चों को कॉल किया है वो है 1480। यानी कि साथियों, अगर आप किसी भी रूप से देखें तो लगभग बच्चे पूरे मिले हैं, लगभग हैं, इनको पूरा नहीं कह सकते, पूरे मिले भी नहीं है वैसे, पर लगभग उतने ही मिले हैं कि जितने ज़रूरत है। ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा बच्चे नहीं मिले, यानी कि पूरे 2 गुना के भी बच्चे नहीं मिले। इसका कारण यही है 40% वाला नियम अच्छा है। नियम आपने अच्छे से माइंड गेम किया तो आपको बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, एकदम बेनिफिशियल रहेगा। तो इसका सीधा है, आप जो आरपीएससी ने जिस प्रकार तोड़ा है आप उसी प्रकार अपने सिलेबस को खुद तोड़िए।
आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा आरपीएससी कहती है आप वैसा ही चलिए। आप किसी भी तरह से फालतू दिमाग नहीं लगाइए। आरपीएससी वही चाहती, आप आरपीएससी खुद हिंट देती है कि मैं ऐसा प्रश्न बनाएंगे, हमारा ऐसा पेपर पैटर्न रहेगा। अपन व्यर्थी इधर यूट्यूब के चक्कर में, मोटिवेशन के चक्कर में, फालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं। एक मैं सामान्य बात बता रहा हूँ, इन्होंने तीन पार्ट में पेपर डाला है। आप अपने सिलेबस को भी अपने अनुसार 3 पार्ट में डालेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। ये मेरा इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था। और अब हम बात करने वाले हैं साथियों बायोलॉजी वाले पोर्शन की, और केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, फिजिक्स वाले पोर्शन की, और टीचिंग मेथड वाले पोर्शन की। तो साथियों, आरपीएससी के शब्दों में कहें तो तीन पार्ट में इन्होंने डाला है, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे विभाजित करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है पीसीबी आपके सामने विद्यमान है। तीसरा आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड ले लिया है। तो अपने पास यहाँ पर 4 पार्ट हो गए। इसके भी अपन ने 2 पार्ट करेंगे, 12th स्टैंडर्ड वाला और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला, यानी कि बीएससी लेवल वाला। इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे। तो अपने पास देखा जाए तो इन तीनों विषय के 6 पार्ट हो जाएंगे। और 7वां जो पार्ट है साथियों, वो अपने टीचिंग मेथड वाला हो जाएगा। यानी कि आरपीएससी ने उसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में अपन को डिवाइड करके दिया, और अपन ने उसको बना दिया 7 पार्ट का। तो साथियों, जितना ज़्यादा आप समराइज करेंगे, छोटे छोटे कारकों में, छोटे छोटे कारकांशों में, फैक्टर्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, उतना ही आपके लिए पढ़ने में सुविधा रहेगी और उतना ही बेनिफिट रहेगा। तो साथियों, तो मेजर बात है कि अभी तक हमने 7 में बांटा है। अगर आप हमारे चैनल से भविष्य में जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना मेरे से सहयोग बनेगा मैं उतना करूँगा, और मैं आपके साथ सदैव बना रहूँगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जाके जुड़ जाइए और वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, ये तो था पूरा पोर्शन जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले पोर्शन की, क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी का ही है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करना है बायोलॉजी में, कौन कौन सी यूनिट्स इन्होंने डाली है सीनियर्स सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है, 12th वाला जो स्टैंडर्ड है, 12वीं वाला, 10वीं और 12वीं वाला, उसमें क्या क्या इन्होंने पोर्शन डाला है, और ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या क्या डाला है। तो संबंधित ये पूरा वीडियो रहने वाला है। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसमें पार्ट फर्स्ट में सिर्फ बायोलॉजी की बात करूँगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो केमिस्ट्री पे होगा, और अगर वीडियो कम बना तो उसको फिजिक्स को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो उसके लिए या फिर तीसरा पार्ट हम लेकर आएंगे। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के साथ हमारे साथ जरूर बने रहिए। शुरू करते हैं। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में पहली जो यूनिट उन्होंने डाली है वो आई है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि कोशिका और आणविक जीव विज्ञान। इसमें इन्होंने साधारण से टॉपिक रखे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये कई कठिन टॉपिक नहीं है। आपने 11वीं और 12वीं की जो पुस्तक है उसमें इन्होंने अच्छे से दे रखा है, अच्छे से पढ़ा होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मेरे खुद का है तो मैंने मेरे खुद के नोट से पढ़ा था। मेरी कोई सेल्फ स्टडी थी, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ली, ना कोई मैंने ऑफलाइन कोचिंग की। तो जहाँ तक बात है, मैं कोचिंग को ज़्यादा महत्वता देता नहीं हूँ, मैं सेल्फ स्टडी को ही अपना हथियार मानता हूँ। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग की जगह आप अच्छा गाइडेंस चुनें, सही गाइडेंस में रहें। और अगर, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, भ्रामक बातें ज़्यादा फैलाई जाती है, कई बार कोर्स भी टाइम पे पूरा नहीं होता। खैर, वो अपनी बात है। अपन बात करते हैं सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो साथ ही उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिका और सेल ऑर्गेनल्स, यानी कोशिकांग के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में सामान्य सी बातें हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, सेंट्रल डोग्मा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो साथियों, ये जो वाला पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन जहाँ मैं आपको बता दूँ, पूरा पोर्शन 11वीं और 12वीं से बाहर नहीं है, और इसके जो प्रश्न बनेंगे वो 11वीं और 12वीं के अंदर के ही बनेंगे। अब आपको किस लेवल से पढ़नी है, कितनी सटीकता से पढ़ना है, ये आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर डिसाइड करता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट उन्होंने जेनेटिक्स की डाली है। इसमें मेंडल का कार्य आ गया, मेंडलिज्म आ गया, ब्लड ग्रुप्स है, RH फैक्टर है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। तीसरी जो यूनिट है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आपको ध्यान है, सबसे जो मोस्ट फेमस है वो है 5 किंगडम सिस्टम, क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फाइलम एंड एनिमल किंगडम, प्रोटोजोआ से कोर्डेटा तक, और प्लांट ग्रुप एल्गी से एंजियोस्पर्म तक। तो ये टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है। इकोलॉजी वाले पोर्शन की बात करें तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने 12वीं लेवल पर डाला है, कुछ पोर्शंस बायोलॉजी में सिमिलर है, वो कि बीएससी लेवल पर है। अतः आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप एक बार यहीं से अच्छे से पढ़ लेना, जो आपको बीएससी तक के बीएससी वाला पोर्शन भी उसी में ही कवर्ड हो जाएगा। तो साथियों, इकोलॉजी
और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पोल्यूशंस, एयर वाटर सॉइल नॉइस, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन यानी कि वन्यजीव संरक्षण, इंडेंजर्ड स्पीसीज, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में प्रश्न यहाँ पर आपको इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो साथियों, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड पीसीआर यहाँ पर इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वाले सिलेबस में रखा है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, लाइकेंस। सिंपल कहने की जो बातें हैं, इन्होंने 12th वाला जो एरिया है आपका, 12th वाला पोर्शन है, उसमें ओवरव्यू डाला है सिलेबस का, यानी कि वो ये बात चेक करेंगे यहाँ पर आपका। अब आप आरपी का आप देखिए, आरपीएससी का माइंडसेट देखिए कि वो कहाँ पर अटैक कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि आपको सामान्य जानकारी है या नहीं है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ सामान्य जानकारी बेस्ड होंगे, वो आपको कहीं उलझाएगा नहीं, वो सिर्फ सामान्य तौर पर पूछे जाएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे ग्रेजुएट स्टैंडर्ड से जो कि आपको आपकी गहराई जांचेंगे कि आपको सब्जेक्ट की कितनी गहरी नॉलेज है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इन्होंने जो सिलेबस का ये आप चार्ट देख लीजिए कि किस प्रकार इन्होंने सिलेबस को एकदम सामान्य तौर पर डिवाइड किया है। माइक्रोबायोलॉजी में देखें, हमने देख लिया। प्लांट मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों को एक यूनिट में डाला है इन्होंने। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट, रूट्स, स्टीम और लीव्स, यानी कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जड़, तना और पत्ती, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना और पुष्पक्रम के प्रकार। वाटर रिलेशन 11वां पार्ट है, आपको मैं बता दूं। वाटर इज ए बायोमोलिक्यूल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, एब्जॉर्प्शन वाटर और एक्सेंट ऑफ सेप्स। तो साथियों ये वो पोर्शन है जो कि बहुत ही आसान है, आप पढ़ेंगे तो आसानी से हो सकता है, और नहीं पढ़ेंगे, आपके कोई भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको मेरे नोट्सों के साथ या मेरी समझ के साथ मैं आपको यूट्यूब पर समझाने की कोशिश कर दूंगा। मैं उससे संबंधित पूरा वीडियो डाल दूंगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट रहा है, आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप प्लीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज रख देना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। उसके बाद वाटर रिलेशन पे हमने बात कर ली। उसके बाद अगला जो पोर्शन आता है साथियों, वो आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। अब यही पोर्शन आपको ग्रेजुएशन वाले स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, यानी बीएससी वाले पोर्शन में भी यही यूनिट देखने को मिलेगी, लेकिन टॉपिक चेंज होंगे। नाम यही रहेगा लेकिन टॉपिक चेंज हो जाएंगे। तो साथियों थोड़ी सी गहराई अपन को वहाँ बढ़ानी पड़ेगी। मैंने जो मेरे नोट्स बनाए थे उसमें मैंने क्या किया था साथियों, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने एक ही जगह समराइज कर दिया था, यानी कि 12th वाला स्टैंडर्ड भी वहीं, बीएससी वाला स्टैंडर्ड भी वहीं। तो मेरे को बार बार इधर उधर भगने की कोशिश नहीं पड़ी। पर लफड़ा ये था, मैंने क्या है, नोट्स थोड़े मेरे अव्यवस्थित थे, मैंने मेरे हिसाब से बनाए। अगर आप कहेंगे कि सर नोट्स दे दीजिए तो मैं दे दूंगा, बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो पहले मेरे को उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके अनुसार मेरे को एक जगह तरीके से सुव्यवस्थित करने पड़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स, फोटो सिस्टम्स, रेड ड्रॉप यानी कि और इमर्सन इफेक्ट्स और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी क्योटेंट और फर्मेंटेशन। तो साथियों यहाँ पर ये वाली जो बात है, ये जो पूरा सिलेबस है, ये आपको 11वीं और 12वीं की एक पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहें तो इसके लिए, और आप वहाँ से देखना नहीं चाहे तो इसके लिए एक एलन वाली नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से मॉड्यूल्स में इन्होंने बता रखा है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है आप उसी पर जाएं। आप कितनी बड़ी कोचिंग ले लें, कोई सी भी कोचिंग ले ली, ये सब कोचिंग इधर से उधर कॉपी पेस्ट करती है। कोई किसी के पास खुद का मटेरियल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। सभी कोचिंगें 2-4 किताबें इधर उधर ले लेती है, चाहे एलन ले लीजिए, आप कोई सी बड़ी ले लीजिए, उत्कर्ष ले लीजिए, कलाम ले लीजिए, कोई सी भी कोचिंग ले लीजिए, सब इधर से उधर इसकी टॉपिक उसके सरी रखते हैं। एंजाइम्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़। तो साथियों इसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बात हम बाद में करेंगे, जब आपकी वैकेंसी घोषित हो जाएगी, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन कौन सा ज़्यादा पढ़ें, वो एक बात मैं एक भी ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेशन,
डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, और स्ट्रक्चर डिस्कवरी, रोल्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। यानी कि जो हार्मोन्स के जो प्रकार है उनके कार्य हैं, इनमें से इनका प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मोस्टली प्रश्न यहीं से बनते हैं। एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और इवोल्यूशन, लेमार्क, डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन, अडप्टेशन, न्यू डार्विन और न्यू लेमार्किज्म, और कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशिएशन। और अगली जो यूनिट है साथियों वो आती है ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है साथियों वो होता कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर बायोलॉजी वाला 12th स्टैंडर्ड का वह पोर्शन, यानी कि सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पोर्शन कंप्लीट होता है। ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से सब ये सारी जानकारियाँ इसमें, यानी कि मुख्य तंत्रों को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रिशन है, कॉमन डिजीज़ है, वैक्सीनेशन है, इम्यूनिटी है, टिश्यू है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स है। अब आपको लग रहा होगा कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है। बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी वाला जो सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। प्रश्न बायोलॉजी के 44 आएंगे। केमिस्ट्री के प्रश्नों की बात करूं तो केमिस्ट्री के प्रश्न भी 43 के आसपास आएंगे, और फिजिक्स के प्रश्न भी इतने ही रहेंगे। और 20 जो प्रश्न रहेंगे साथियों वो आपके रहेंगे यहाँ पर 20 जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे आपके टीचिंग मेथड के। इस वाले पोर्शन पर आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं पहले बता दूँ आपको, 20 में से 15 सही आप आराम से कर देंगे अगर आपने छोटी सी मेहनत करती तो। लेकिन वो एक बात है, वो उस जब वो वीडियो उसका आएगा तब उसकी भी अपन एक रामबाण रणनीति आपको बता देंगे। तो साथियों ये जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया ये 12th स्टैंडर्ड वाला बायोलॉजी वाला पोर्शन था। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं 12th स्टैंडर्ड वाले क्योंकि अगले पोर्शन में मैं केमिस्ट्री और यहाँ पर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको बताऊँगा, फिर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड रह जाएगा। तो मेरे को जहाँ तक लगता है मैं इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 12th वाला स्टैंडर्ड अपना पूरा एक वीडियो में हो जाएगा और फिर बीएससी वाला अगले वीडियो में बना देंगे। तो ये वाला पोर्शन था साथियों, मैं आपको बता दूं। और केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। जल्द ही मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पोर्शन जो अपना बचा उसको एक वीडियो में कवर करके 12th स्टैंडर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर अपन ग्रेजुएशन वाले स्टैंडर्ड पे जाएंगे। तो साथ ही ये थी एक सामान्य जानकारी जो मैंने आपको दी। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके मन में कोई भी शंका हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कहो कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इस पर वीडियो बना दीजिए, मैं कोशिश करूँगा मेरी समझ के अनुसार आपको अच्छा समझा सकूँ, अच्छी जानकारी दे सकूँ। तो साथियों यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो साथियों ये थी जानकारी जो मैंने आपको दी। इसी प्रकार की जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।